एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा कोड है BSOC103, जिसका टाइटल है समाजशास्त्र का परिचय। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें लिए गए हैं। और यह जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है जून और दिसंबर के, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम सारे क्वेश्चन आंसर को एक के बाद एक देखेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर के योगदानों का वर्णन करें। तो आइए चलिए देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर प्रकार्यवाद के प्रमुख विचारकों में से एक थे। उन्होंने समाज को एक जीवित शरीर के समान माना, जिसमें विभिन्न अंग जैसे संस्थाएं हैं वो मिलकर पूरे तंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो एक समाज है हमारा, वो एक जीवित शरीर है और जिसमें जितने भी विभिन्न अंग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर पूरे तंत्र को बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलाते हैं। स्पेंसर के अनुसार जैसे शरीर के अलग अलग अंग, हृदय, फेफड़े इत्यादि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, वैसे ही समाज में परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि संस्थाएं विशिष्ट कार्य करते हैं। तो उनके अनुसार जैसे हमारे बॉडी में हमारा अलग अलग बॉडी पार्ट्स होता है, अपना अपना काम करता है, उसी तरह जो समाज है उसमें परिवार, शिक्षा, धर्म और अर्थव्यवस्था ये सब मिलकर अपनी भूमिका निभाते हैं और हमारे शरीर के अंग के जैसा ही ये भी व्यवहार करते हैं। स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें समाज सरल से जटिल रूप की ओर विकसित होता है। तो जो स्पेंसर है उन्होंने किसका सिद्धांत दिया है हमें? सामाजिक विकास का, जिसमें जो हमारा समाज है सरल से जटिल रूप की ओर विकसित हो रहा है, मतलब आसान से कठिन की ओर वो विकास कर रहा है। उन्होंने योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार समाज में वही व्यक्ति या समूह आगे बढ़ते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। तो उन्होंने और एक अवधारणा प्रस्तुत की कि योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इसमें उनका मानना है और कहना है कि समाज में वही इंसान मतलब आगे बढ़ सकता है, वही इंसान, वही समूह जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है। उनका मानना था कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी संस्थाएं परस्पर निर्भर होती है। यदि किसी एक संस्था में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य संस्थाओं पर भी पड़ता है। तो इसी प्रकार स्पेंसर ने प्रकार्यवाद को मजबूत आधार प्रदान किया और समाज को एक संगठित, परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, लेवी स्ट्रॉस के संरचनात्मक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेवी स्ट्रॉस का संरचनात्मक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या था, आइए चलिए देखते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस का संरचनात्मक सिद्धांत मानव शास्त्र में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसे क्लाउड लेविस स्ट्रॉस ने विकसित किया। तो यह नाम से ही पता चल रहा है कि किसके द्वारा यह विकसित किया गया, और उनका पूरा नाम क्या था? क्लाउड लेविस स्ट्रॉस। उनका मानना था कि मानव समाज और संस्कृति के पीछे कुछ गहरे अदृश्य संरचनात्मक नियम काम करते हैं, जो सभी संस्कृतियों में समान होते हैं। तो उनका कहना क्या था कि जो भी हमारा मानव समाज और संस्कृति है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत गहरा और अदृश्य संरचना है, जो नियम काम करता है और सब कहीं ना कहीं ये चीज़ सब में समान है। तो यहाँ लिखा है कि अदृश्य संरचनात्मक नियम काम करते हैं जो सभी संस्कृतियों में समान होते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने भाषा विज्ञान, विशेषकर
फर्डिनेंड दे सॉसर के विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने कहा कि जैसे भाषा में शब्दों का अर्थ उनके आपसी संबंधों से बनता है, वैसे ही संस्कृति के तत्व जैसे रिश्ते, मिथक, भोजन ये भी संरचनाओं के आधार पर समझे जा सकते हैं। रिश्तेदारी के क्षेत्र में उन्होंने विवाह नियम और आदान प्रदान को सामाजिक संरचना का आधार माना है। उनके अनुसार समाज में संबंधों का निर्माण नियमबद्ध और संरचनात्मक होती है। तो रिश्तेदारी के क्षेत्र में उनका क्या मानना है कि जो विवाह है वो नियम और आदान प्रदान जो हमारे संस्कृति के अकॉर्डिंग होता है वो एक सामाजिक संरचना का आधार है, जो विवाह का नियम, कानून और आदान प्रदान होता है। संक्षेप में लेवी स्ट्रॉस का संरचनात्मक सिद्धांत यह बताता है कि संस्कृति के पीछे छुपी हुई मानसिक संरचनाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है और इन्हें समझकर हम समाज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो शॉर्ट में हमें कहना हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिद्धांत क्या बताता है कि हर संस्कृति के पीछे छुपा हुआ जो एक मानसिक संरचना है वो मानव। अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि द्वंद्व सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले इसमें हम जानेंगे कि द्वंद्व सिद्धांत है क्या और उसके बाद इसकी प्रमुख मान्यताओं को समझेंगे। तो द्वंद्व सिद्धांत समाज को संघर्ष और असमानताओं के आधार पर समझने का प्रयास करता है। इसके अनुसार समाज में विभिन्न समूहों के बीच संसाधनों, शक्ति और प्रतिष्ठा को लेकर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये समाज को संघर्ष और असमानताओं के आधार पर समझता है और इसके अनुसार समाज में जितने भी भिन्न भिन्न समूह हैं, संसाधन, शक्ति और जो बाकी प्रतिष्ठा है उसको लेकर निरंतर संघर्ष चलता है। अब हम देखते हैं इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। पहली मान्यता यह है कि समाज में समानता नहीं बल्कि असमानता पाई जाती है। धन, शक्ति और अवसर कुछ लोगों के पास अधिक होते हैं जिससे वर्ग विभाजन उत्पन्न होता है। तो इसका पहला सिद्धांत ये कहता है कि समाज में समानता नहीं बल्कि असमानता है और जो भी धन, शक्ति और जो अवसर होते हैं वो कुछ लोग के पास ज़्यादा होते हैं जिससे वर्ग विभाजन उत्पन्न होता है, मतलब लोग अलग अलग वर्ग में बंट जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा है, समाज के विभिन्न वर्ग के हित आपस में टकराते हैं, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच हितों का संघर्ष। तो यहाँ दूसरा में इसका कहने का मतलब क्या है कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग, वो आपस में टकराते रहते हैं। जैसे कि जो पूंजीपति बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं उनके बीच क्या होता है, संघर्ष चलते रहता है। तीसरा है कि शक्ति का वितरण असमान होता है। जो वर्ग शक्तिशाली होता है वही अपने हितों के अनुसार नियम और संस्थाएं बनाता है। मतलब तीसरा क्या कह रहा है कि ना इसमें शक्ति का जो वितरण होता है, जो पावर होता है, सब बहुत असमान होता है। जिसके पास ज़्यादा पावर होता है वही अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चलाता है। अब आगे चौथा क्या है हमारा, सामाजिक परिवर्तन संघर्ष का परिणाम होता है। जब शोषण वर्ग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है तो परिवर्तन आता है। और जो पांचवा है, सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होती है जिसमें परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि द्वंद्व सिद्धांत यह बताता है कि समाज में संघर्ष केवल समस्या नहीं बल्कि परिवर्तन और विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगला क्वेश्चन की ओर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उदारवादी नारीवाद महिला उत्पीड़न के मुद्दों की किस तरीके से चर्चा करता है। तो इसमें हमें बताना है कि जो उदारवादी नारीवाद है यह महिला उत्पीड़न के मुद्दों को किस प्रकार से बताता है। आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, उदारवादी नारीवाद महिला उत्पीड़न के मुद्दे को मुख्यतः असमान अधिकारों और अवसरों के संदर्भ में समझता है।
इसके अनुसार महिलाओं का शोषण समाज की उन कानूनी, शैक्षिक और आर्थिक संरचना से उत्पन्न होता है जो पुरुषों को अधिक अधिकार और सुविधाएं देती है। तो ये जो उदारवाद, नारीवाद है, ये महिला उत्पीड़न के मुद्दे को स्पेशली असमान अधिकार और अवसर के संदर्भ में समझता है और उनके अकॉर्डिंग जो महिला का शोषण हो रहा है वहीं पे हो रहा है जहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा अधिकार है, जहाँ वो उसे ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है। उदारवादी नारीवाद मानते हैं कि महिलाएं और पुरुष मूलतः समान हैं, इसलिए दोनों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। महिला उत्पीड़न का कारण वे पारंपरिक धारणा, लैंगिक भेदभाव और रूढ़िवादी सोच को मानते हैं जो महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित कर देता है। तो ये जो उदारवादी नारीवादी दृष्टिकोण है, ये मानता है कि जो महिला और पुरुष हैं वो एक समान है, इसलिए दोनों को समान अवसर, समान अधिकार और सब कुछ इक्वल मिले। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाधान सुधारवादी होता है, न कि क्रांतिकारी। उदारवादी नारीवाद शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और कानून में समानता पर जोर देता है। यह विचारधारा मानती है कि यदि समाज की संस्थाओं जैसे परिवार, शिक्षा और कानून में सुधार किया जाए तो महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा दृष्टिकोण है उदारवादी नारीवाद, ये महिलाओं की समानता के लिए लड़ता है सभी से और सबके सामने उसके दुखों को उजागर करता है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो उदारवादी नारीवाद महिला उत्पीड़न को असमानता और अवसरों की कमी का परिणाम मानते हुए समान अधिकार और सुधारों के माध्यम से इसे दूर करने पर बल देता है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन में घटना विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण की जांच कीजिए। तो पहले हम जानते हैं कि घटना विज्ञान के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखा है क्या कि घटना विज्ञान सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो इस बात पर केंद्रित होता है कि लोग अपने दैनिक जीवन में अनुभवों को कैसे समझते और अर्थ प्रदान करते हैं। इस दृष्टिकोण का प्रमुख उद्देश्य बाहरी सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के जीवित अनुभव के आधार पर समझना है। घटना विज्ञान के अनुसार सामाजिक वास्तविकता कोई स्थिर या बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि यह व्यक्तियों द्वारा निरंतर निर्मित और पुनर्निर्मित होते रहती है। और यह दृष्टिकोण मानता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना, अनुभव और व्याख्या के आधार पर दुनिया को देखता है। इसलिए समाज को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम यह जानें कि लोग अपने अनुभव को कैसे अर्थ देते हैं। निष्कर्षतः हम लोग ये कह सकते हैं कि घटना विज्ञान सामाजिक वास्तविकता को गहराई से समझने का एक सूक्ष्म और व्यक्तिपरक तरीका प्रदान करता है जो मानव अनुभवों के अर्थ और संरचना पर प्रकाश डालता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग व्यक्ति के अनुभव के अकॉर्डिंग समाज की वास्तविकता को जानते हैं। उसके बाद है अब अगला क्वेश्चन, धर्म के समाज शास्त्र में दुर्खिम के योगदानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे दुर्खिम के योगदानों के बारे में। तो एमिल दुर्खिम ने धर्म के समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप में धर्म को एक सामाजिक तत्व के रूप में समझाया है। दुर्खिम के अनुसार धर्म केवल ईश्वर या आध्यात्मिकता से जुड़ा नहीं है बल्कि यह समाज की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। तो इसमें दुर्खिम का कहना यह है कि जो धर्म है वो भगवान या फिर कोई भी आत्मा है उससे नहीं जुड़ा होता है बल्कि यह समाज की एक सामूहिक अभिव्यक्ति होती है। दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर को धर्म का मूल आधार माना है। उनके अनुसार पवित्र वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें समाज विशेष सम्मान देता है
जबकि अपवित्र वस्तुएं सामान्य दैनिक जीवन से संबंधित होती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो ना पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर को धर्म का मूल आधार बनाए हैं कि जो हमारा धर्म का मूल आधार है वो पवित्र और अपवित्र है। तो उनके अनुसार जो पवित्र वस्तुएं हैं वो वही होती हैं पवित्र वस्तुएं जिसे समाज विशेष सम्मान देता है, जबकि जो अपवित्र वस्तुएं होती है वो दैनिक जीवन से संबंधित होती है, हमारे डेली लाइफ से। तो इसी प्रकार धर्म समाज के मान्य मूल्यों और विश्वासों को मजबूत करता है। उन्होंने टोटेमवाद का अध्ययन करते हुए बताया है कि आदिम समाजों में टोटेम वास्तव में समाज का ही प्रतीक होता है, यानी जब लोग टोटेम की पूजा करते हैं तो वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने समाज की ही पूजा कर रहे होते हैं। उसके बाद दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा भी दी है, जो समाज के साझा विश्वासों और मूल्यों का समूह है। धर्म इस सामूहिक चेतना को बनाए रखने और सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो एट द एंड हम लोग क्या समझते हैं कि दुर्खिम ने धर्म को सामाजिक एकता और व्यवस्था बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। तो उनके अकॉर्डिंग जो धर्म है वो क्या करता है, समाज में एकता बनाए रखता है और जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखता है। तो सामाजिक एकता और व्यवस्था के प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन को ध्यान में रखते हुए दुर्खिम और मार्क्स के विचारों की तुलना कीजिए और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए चलिए देखते हैं दोनों के अकॉर्डिंग ये क्या था समाज विभाजन। श्रम विभाजन दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन समाज में सामाजिक एकता को बढ़ाने का माध्यम है। इन्होंने इसे यांत्रिक एकता और जैविक एकता में विभाजित किया है। तो दुर्खिम के अकॉर्डिंग श्रम विभाजन जो है समाज में सामाजिक एकता को बढ़ाता है, उसका माध्यम है, और इन्होंने इसी चीज़ को यांत्रिक एकता और जैविक एकता में विभाजित किया है। पारंपरिक समाजों में यांत्रिक एकता होती है जहाँ समानता के आधार पर एकता बनी रहती है। वहीं आधुनिक समाज में श्रम विभाजन के कारण लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे जैविक एकता विकसित होती है। दुर्खिम के लिए श्रम विभाजन एक सकारात्मक और आवश्यक प्रतिक्रिया है जो सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। वहीं इसी के विपरीत जो हमारा मार्क्स श्रम विभाजन है, मार्क्स श्रम विभाजन को शोषण और असमानता का कारण मानते हैं। तो मार्क्स क्या मानते हैं, जो श्रम विभाजन है उसको शोषण और असमानता का कारण मानते हैं, मतलब इसी की वजह से शोषण और असमानता फैली है। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम विभाजन मजदूरों को उनके श्रम से अलग कर देता है। श्रमिक केवल मशीन का हिस्सा बन जाते हैं और उनका नियंत्रण उत्पादन पर नहीं रहता। इससे वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है जहां पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो इसी प्रकार हम देख पाते हैं कि दुर्खिम जो है श्रम विभाजन को सामाजिक एकता और प्रगति का साधन मानते हैं। तो दुर्खिम के अनुसार जो श्रम विभाजन है हमारा वो समाज में एकता और प्रगति का एक साधन है। वहीं जो कार्ल मार्क्स है वो इसको शोषण, अलगाव और असमानता का स्रोत मानते हैं। तो यही दोनों के विचारों का मूल अंतर है। तो इनका जो सबसे मूल अंतर है वो यही है, और आप लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों का विचार बहुत ही ज़्यादा अलग है। आगे पूंजीवाद पर कार्ल मार्क्स के विचारों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि पूंजीवाद पर कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इनके अनुसार जो पूंजीवाद है एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब उसमें अपना हक होता है और उससे प्रॉफिट कमाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। मार्क्स ने पूंजीवाद की गहराई से आलोचना की और इसे शोषण पर आधारित प्रणाली बताया।
कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज दो प्रमुख वर्गों में बटा होता था। तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा समाज है वो दो भागों में, दो वर्ग में बटा होता था। पहला था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था हमारा मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, जबकि मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। तो पूंजीपति मतलब वही हो गया जिसके पास ज़्यादा पैसा है और उसका सब कुछ है। मजदूर वर्ग मतलब जो पूंजीपति वर्ग को अपना मजदूरी करके उसे दे रहा है और उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में मजदूरों को अनेक श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता, जिससे अधिशेष मूल्य पैदा होता है, जिससे पूंजीपति अपने लाभों के रूप में रख लेते हैं। यही शोषण का मुख्य आधार है। तो इसमें क्या होता है, जो मजदूरी करते हैं उनके लिए, तो कभी कभी जो पूंजीपति वर्ग है उनको पूरा उनके हक का पैसा नहीं देते हैं और वो अपना लाभ समझ के अपने पास ही रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण होता है, वो लाभ नहीं कमा पाते, अपने मजदूरी का भी जो पैसा होता है, मूल्य होता है, वो उन्हें नहीं मिलता। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा है कि पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। उन्होंने पूंजीवाद को अस्थिर और संकटग्रस्त प्रणाली बताया, जिसमें समय समय पर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का पतन निश्चित है और इसकी जगह समाजवाद तथा बाद में साम्यवाद की स्थापना होगी, जहां शोषण समाप्त हो जाएगा और समानता पर आधारित समाज बनेगा। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या कहना है कि जो पूंजीवाद है उसका पतन होना, उसको ख़त्म होना निश्चित है और इसके जगह पे समाजवाद आएगा और उसके बाद साम्यवाद आएगा, जहाँ पे जो शोषण है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और यह समानता पर आधारित होगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये वाला PDF परचेज़ करना हो तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये परचेज़ कर सकते हो और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हो और एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, टॉलकॉट पार्सन्स के प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, टॉलकॉट पार्सन्स के जो प्रक्रियावादी परिप्रेक्ष्य है उसका टॉलकॉट पार्सन्स का प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य समाज को एक सुव्यवस्थित और संतुलित प्रणाली के रूप में देखता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं व अंग मिलकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। पार्सन्स के अनुसार समाज एक जीवित शरीर की तरह है, जहां हर संस्था जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म और अर्थव्यवस्था इसका एक विशेष कार्य होता है, जो पूरे समाज की स्थिरता और निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि इसको हमने पहले भी पढ़ा था। अब आगे पार्सन्स ने AGIL मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें समाज के 4 अनिवार्य कार्य बताए गए हैं। तो ये कार्य कौन कौन से हैं, चलिए इसे देखते हैं। तो इसका पहला कार्य है एडाप्टेशन, पर्यावरण के अनुसार समायोजन। उसके बाद G से क्या है, गोल अटेनमेंट, लक्ष्यों की प्राप्ति। उसके बाद इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता को बनाए रखना। और जो अगला है हमारा L से लेटेंसी, मतलब सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना। तो ये जो 4 है हमारा, पर्यावरण के अनुसार समायोजन, लक्ष्यों की प्राप्ति, सामाजिक एकता बनाए रखना और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करना, ये AGIL मॉडल का 4 अनिवार्य कार्य है। उनका मानना था कि सामाजिक व्यवस्था साझा मूल्यों और मानदंडों पर आधारित होती है। व्यक्ति उन मूल्यों को सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है और
उनका पालन करता है, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है। हालांकि पार्सन्स के दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई, क्योंकि यह सामाजिक संघर्ष, असमानता और परिवर्तन को कम महत्व देता है। फिर भी उनका प्रकार्यवादी दृष्टिकोण समाज की संरचना और स्थिरता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद अगला है हमारा संरचनात्मक सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संरचनात्मक सिद्धांत समाजशास्त्र में समाज को एक संगठित संरचना के रूप में देखने का प्रयास करता है, जहां विभिन्न संस्थाएं मिलकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। क्लॉद लेवी स्ट्रॉस और टॉलकॉट पार्सन्स जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया है। आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये समाज को स्थिर और संतुलित मानते हैं, जबकि वास्तविकता में समाज लगातार परिवर्तनशील होता है। ये सिद्धांत सामाजिक संघर्ष, असमानता और शक्ति के असंतुलन को पर्याप्त महत्व नहीं देता। उदाहरण के लिए वर्ग, जाति और लिंग आधारित भेदभाव को ये नज़रअंदाज करते हैं। वहीं दूसरी ओर संरचनात्मक सिद्धांत व्यक्ति की भूमिका को कम आंकते हैं और उसे केवल सामाजिक संरचना का परिमाण मानते हैं। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को समझना कठिन हो जाता है। साथ ही ये सिद्धांत अक्सर अत्यधिक अमूर्त या फिर अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे इन्हें व्यवहारिक रूप में लागू करना मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी सिद्धांतों का योगदान है कि इन्होंने समाज की संरचना और उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझने का आधार प्रदान किया है। इसलिए आलोचनाओं के बावजूद संरचनात्मक सिद्धांत समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विल्फ्रेडो पैरेटो के अभिजात वर्ग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विल्फ्रेडो ने अभिजात वर्ग के जो सिद्धांत है उनका सिद्धांत कैसा था। तो यहाँ लिखा है, विल्फ्रेडो पैरेटो के अभिजात वर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज दो मुख्य वर्गों में विभाजित होता है, अभिजात वर्ग और फिर सामान्य जन। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा अभिजात वर्ग है वो दो वर्ग में विभाजित है, अभिजात वर्ग और सामान्य जन। अभिजात वर्ग वे लोग होते हैं जो शक्ति, प्रतिष्ठा, धन और प्रभाव के उच्च स्तर पर होते हैं। पैरेटो का मानना था कि हर समाज में एक छोटा सा वर्ग शासन करता है, जिसे शासक अभिजात वर्ग कहा जाता है, जबकि बाकी लोग अशासक वर्ग में आते हैं। तो उनका मानना ये था कि जितना भी समाज है वो सब में एक छोटा सा वर्ग जो है वो शासन करता है, जिसको हम लोग शासक अभिजात वर्ग कहते हैं, जबकि बाकी के जो लोग हैं वो अशासक वर्ग में आते हैं। पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिसंचरण की अवधारणा भी दी। उनके अनुसार समय के साथ अभिजात वर्ग स्थिर नहीं रहता, बल्कि नए प्रतिभाशाली और सूक्ष्म लोग नीचे के वर्ग से ऊपर आते हैं और पुराने अभिजात वर्ग को प्रतिस्थापित करते हैं। यदि यह प्रक्रिया रुक जाती है तो समाज में असंतुलन और संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने अभिजात वर्ग को दो प्रकारों में बांटा, लोमड़ी और सिंह। लोमड़ी चतुर, चालाक और कूटनीतिक होते हैं, जबकि सिंह बलशाली, परंपरावादी और कठोर होते हैं। एक स्वस्थ समाज में इन दोनों का संतुलन आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार पैरेटो का सिद्धांत यह बताता है कि सत्ता हमेशा कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित रहती है और सामाजिक परिवर्तन अभिजात वर्ग के परिवर्तन से होता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सत्ता है वो बस कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित होता है और सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो अभिजात। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रघटना शास्त्र और नृजातीय पद्धति शास्त्र के दृष्टिकोणों की जांच कीजिए। तो इसमें हम लोग दो चीज़ को जानेंगे, प्रघटना शास्त्र और नृजातीय पद्धति शास्त्र।
तो चलिए आइए जानते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रघटना शास्त्र और नृजातीय पद्धति शास्त्र समाजशास्त्र के ऐसे दृष्टिकोण हैं जो सामाजिक वास्तविकता को लोगों के दैनिक अनुभवों और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। प्रघटना शास्त्र मुख्यतः अल्फ्रेड शुट्ज से जुड़ा हुआ है और यह बताता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक दुनिया को अर्थ देता है। वहीं नृजातीय पद्धति शास्त्र हेरोल्ड गार्फिकल इनके द्वारा विकसित किया गया है। इस बात पर ध्यान देता है कि लोग रोज़मर्रा की गतिविधियों में सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखते हैं। दोनों दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठा, भाषा और अंतःक्रिया को महत्व देते हैं तथा यह दर्शाते हैं कि सामाजिक वास्तविकता स्थिर नहीं बल्कि निरंतर निर्मित होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि महिला उत्पीड़न पर मार्क्सवादी नारीवादियों के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि जो महिला उत्पीड़न है उस पर जो मार्क्सवादी नारीवाद है उसका क्या दृष्टिकोण है, वह कैसे देखता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्सवादी नारीवादियों के अनुसार महिला उत्पीड़न का मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति है। तो यहाँ पे इनके अनुसार क्या कहता है कि जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिला में असमानता, उनके साथ लैंगिक भेदभाव और उनके साथ अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका जो मूल कारण है वो है पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति है। उनका मानना है कि महिलाओं का शोषण केवल लैंगिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी है। घर के भीतर किया जाने वाला अवैतनिक श्रम पूंजीवाद को मजबूती देता है जबकि महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखता है। वे तर्क देते हैं कि वर्ग संघर्ष के साथ साथ लैंगिक समानता भी जरूरी है और वो ये भी बात कहते हैं कि वर्ग संघर्ष जो हो रहा है उसके साथ साथ जो लैंगिक समानता है वो भी बहुत ज़रूरी है। महिला मुक्त तभी संभव है जब पूंजीवादी ढांचे को बदलकर समानता आधारित समाज की स्थापना की जाए जहां श्रम और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। और ये भी बात कहते हैं कि जो हमारा पूंजीवादी ढांचा है उसको बदलकर हम लोग समानता आधारित समाज का स्थापना करें जहाँ पर सभी को एक समान अधिकार हो, एक समान हक हो, किसी प्रकार की कोई भेदभाव ना हो। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन पर दुर्खिम के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि श्रम विभाजन को लेकर दुर्खिम के क्या क्या विचार थे। ऐसे तो हमने पहले भी थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा लेकिन अभी और अच्छा से पढ़ते हैं। तो दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। उनके अनुसार जो श्रम विभाजन है वो समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने इसे केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक एकता से भी जोड़ा। तो उनके अनुसार कि ये जो चीज़ है श्रम विभाजन, ये कोई आर्थिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक एकता से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है जहाँ लोग समान कार्य करते हैं। आधुनिक समाज में जैविक एकता विकसित होती है जहाँ कार्यों का विशेषीकरण होता है और लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। श्रम विभाजन से दक्षता, सहयोग और सामाजिक एकता बढ़ती है लेकिन अत्यधिक विभाजन से अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि जो श्रम विभाजन है उससे दक्षता, सहयोग और जो हमारा सामाजिक एकता है वो बढ़ता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा है विभाजन तो उससे क्या हो सकती है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है
तर्क संगत पूंजीवाद के विकास की पूर्व शर्तों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि तर्क संगत पूंजीवाद के विकास की पूर्व शर्तें क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैक्स वीवर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? मैक्स वीवर के अकॉर्डिंग तर्क संगत पूंजीवाद का विकास कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्भर करता है। तो वो क्या कहते हैं कि जो तर्क संगत पूंजीवाद है उसका विकास तभी होगा जब उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व शर्तें उस पर होंगी। सबसे पहली शर्त ये है तर्क संगत सोच, जिसमें से जो पहला हमारा शर्त है वो है तर्क संगत सोच का, जिसमें आर्थिक गतिविधियों, परंपरा या भावनाओं के बजाय गणना और विकास पर आधारित होती है। तो इसमें जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो भावना या फिर जो गणना है उसके बजाय योजनाओं पर आधारित होती है। उसके बाद जो दूसरा शर्त है वो है कानूनी वैध का। इसमें जहाँ स्पष्ट नियम कानून व्यापार को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो जो दूसरा शर्त है हमारा वो क्या है? कानूनी वैध व्यवस्था का, जहाँ पे स्पष्ट नियम और कानून क्या करते हैं, जो हमारा व्यापार है उसको एक स्थिरता प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला शर्त जो है वो है मुक्त श्रम बाजार का, फ्री लेबर मार्केट का, जहाँ पे श्रमिक अपनी श्रम शक्ति को स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो श्रमिक है वो अपनी जो श्रम शक्ति है उसको स्वतंत्र रूप में बेच सकता है, मतलब वो काम करे और उसे उतना पैसा मिले उसका मेहनत का। उसके बाद जो चौथी शर्त है वो है पूंजी संचय का। पूंजी संचय जो निवेश और उत्पादन के विस्तार के लिए आवश्यक है। और जो पांचवे है वो है प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति का, जो उत्पादन को अधिक कुशल बनाती है। तो ये थे उनके कुछ शर्त। तो वेबर ने विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट एथिक को भी महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार जिसके अनुशासन, परिश्रम और बचत की भावना को बढ़ावा दिया। तो वेबर ने विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट एथिक्स को महत्वपूर्ण माना, जिसने अनुशासन, परिश्रम और बचत की जो भावना है उसको बढ़ावा दिया। अंततः ब्यूरोक्रेसी और संगठित प्रशासन भी आवश्यक है, जो कार्यों को नियमबद्ध और प्रभावी बनाते हैं। तो इसी प्रकार इन सभी शर्तों के संयोजन से तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन के कारकों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसके क्या क्या कारक हैं। सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज की संरचना, मूल्यों, संस्थाओं और व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, मतलब टाइम के साथ जो हमारे समाज की संरचना है, जो संस्था है, समाज का व्यवहार है, वो समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसके कारक क्या हैं, तो उन्हीं को हम जानेंगे। तो जिसमें से पहला कारक है हमारा प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। नई तकनीकों जैसे इंटरनेट, मोबाइल और मशीनों के विकास से जीवन शैली, कार्य प्रणाली और सामाजिक संबंधों में बदलाव आ जाता है। तो जैसे कि अभी के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम लोग इंटरनेट, फ़ोन वगैरह का यूज़ करते हैं, मशीन वगैरह का, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफ है वो चेंज हो रहा है और जो भी हमारा सामाजिक संबंध है वो भी, उसमें भी बदलाव आ रहा है। उसके बाद दूसरा है हमारा आर्थिक कारक। औद्योगिकरण, नगरीकरण और पूंजीवाद के विकास से वर्ग संरचना, रोजगार और जीवन स्तर में परिवर्तन होता है। और फिर है हमारा सांस्कृतिक कारक। शिक्षा, परंपराओं, विश्वासों और मूल्यों में बदलाव समाज को नई दिशा देता है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण इसके उदाहरण हैं। उसके बाद अगला कारक है हमारा राजनीतिक कारक।
सरकार की नीतियाँ, कानून और शासन प्रणाली भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है, जैसे आरक्षण नीतियाँ, शिक्षा सुधार। और फिर जनसंख्या कारक भी है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उससे भी क्या होता है, हमारे समाज, संसाधन और संबंध प्रभावित होते हैं। फिर जो पर्यावरण कारक है उससे भी। तो ये कह सकते हैं हम लोग, जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक जटिल और निरंतर प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों के संयुक्त प्रभाव से होती है और समाज को गतिशील बनाती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।